नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अगला टॉपिक। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक्स देखे थे और उसके साथ में हमने थोड़ा देखा था कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट में होने ज़रूरी होते हैं। मतलब एक कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड एग्रीमेंट बनाते हैं। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उनको हम देखने वाले थे, उनको हम देख चुके हैं। उसकी झलक आपको यहाँ पे मिल जाएगी थोड़ी सी। और इसमें से दो जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी मैं समझाऊंगा। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ आपको। हम यहाँ पर लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स और यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए। ठीक है, और आप सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ कॉमर्स के रिगार्डिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, एचआरएम, बैंकिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ। यूनिट वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं और उसमें से कुछ एलिमेंट्स मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिए थे सारे, लेकिन उनमें से दो जो हैं उनको डिटेल में हम समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि आपको रिवाइज करना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। पहली बात तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट सबसे ज़रूरी है। एग्रीमेंट में क्या होता है, सेम थिंग इन अ सेंस सेम मैनर। ठीक है, जो आपने कहा है वही अगला समझा है, अगले ने समझा है और फिर एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ठीक है, इसके बाद में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये इंटेंशन की बात हो रही है। फ्री कंसेंट की बात हो रही है, फ्री कंसेंट को भी हम देखेंगे डिटेल में। और कॉम्पिटेंस टू पार्टीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को हम अभी डिटेल में समझेंगे यहाँ पर। ठीक, इसके बाद में है हमारा लॉफुल कंसिडरेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो को। इसका मतलब ये होता है कि अब बदले में आपको क्या मिल रहा है। आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर एग्रीमेंट कर रहे हो तो आपको बदले में क्या मिल रहा है। ठीक है, और लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो बदले में मिल रहा है वो रियल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कहीं भी हो सकता है। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट यानी कि पर्पज़ उसका जो है वो लॉफुल होना चाहिए। कानून के हिसाब से आपका पर्पस होना चाहिए, उसकी क्या रीज़न है वो होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब ऐसा एग्रीमेंट ना करो जो पहले से ही वॉइड डिक्लेयर्ड हैं। उसमें सेक्शन 24 से 30 के बीच में दिए हुए हैं। ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, जो आपकी जो नियम कानून हैं, रूल्स हैं, वो टर्म्स जो हैं आपकी जो वो सर्टेन होने चाहिए। घुमा फिरा के बातें नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस भी ज़रूरी है यहाँ पर। इसका मतलब होता है कि आपकी जो आप वो जो बोल रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर, वो परफॉर्मेंस किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो जाएगा आपका। तो ये सारे जो है एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये आपके कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाता है, नहीं तो वॉइड हो जाता है। वॉइड का मतलब होता है बेसलेस है, बेकार है। ठीक है, इसके बाद में हम जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। इसको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ भी बोलते हैं। यानी कि जो जो दोनों पार्टीज़ हैं, जो एग्रीमेंट करने वाली दो पार्टीज़ हैं, उनके बीच का जो वो जो पार्टीज़ हैं वो कैपेबल है या नहीं है, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो इसके बारे में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 में दिया हुआ है, एवरी पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ विच इज़ subject and who is of sound mind and is not qualified from contracting by law which he is subject। देखिए, सिंपल फार्मूला यही है कि अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, मेजॉरिटी यानी कि जो इंसान आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर एग्रीमेंट कर रहा है वो मेजर होना चाहिए, यानी कि 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। 18 साल की बात कहाँ लिखी है, ये लिखी है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंदर। ठीक, इसके अलावा अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद माइनर इज़ वॉइड, ये तो पता है आपको। अगर माइनर के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट करो तो वो वैसे ही बेकार हो जाता है, वॉइड हो जाता है। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 30 जो पार्टनरशिप एक्ट का है 1932 में, आपने पार्टनरशिप अगर पढ़ी है तो उसमें देखा होगा कि जो माइनर्स होते हैं वो सिर्फ बेनिफिशियरी हो सकते हैं, उनको सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा दे सकते हो आप, लेकिन उनको ये नहीं कह सकते हो कि आप ये लॉस भी उठाएंगे प्रॉफिट भी उठाएंगे, दोनों चीज़ें नहीं उठा सकते। अगर उनको प्रॉफिट देना है तो आप प्रॉफिट में हिस्सेदार बना सकते हो, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं होते हैं। ठीक है, माइनर इज ऑलवेज गिवन द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ माइनर, तो इसीलिए उसको बेनिफिट हमेशा मिलेगा, लेकिन उसको लॉस में हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, लॉस उठाए नहीं बेयर करेगा, लेकिन प्रॉफिट वो ले सकता है। ठीक है, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ये भी है, साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब क्या होता है, साउंड माइंड का मतलब होता है कि जो इंसान है उसकी जो दिमागी हालत वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पागल है या फिर कुछ और है, दिक्कत है उसको, मतलब और ये भी सेक्शन 12 में लिखा हुआ है कि अगर वो उसकी जो पर्सनालिटी है या फिर उसका दिमाग सही होता है, कभी कभी ख़राब रहता है, तो जब उसका दिमाग सही है तब आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, जब उसका दिमाग ख़राब है तो उस समय आप उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर बेसिकली लिखी हुई है सेक्शन 12 के अंदर। ठीक है, इसके बाद लिखा है डिस्क्वालीफाइड पर्सन। डिस्क्वालीफाइड पर्सन क्या होता है, देखिए
जो स्टेटस है एक पर्सन का, वो या तो पॉलिटिकल स्टेटस होता है, पॉलिटिकली जो है उसको हम कह सकते हैं कि यानी जैसे मान लीजिए वो किसी शत्रु देश का नागरिक है, तो उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल स्टेटस उसका गलत है, या फिर इस पॉलिटिकल स्टेटस से हम उसको डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं। और लीगल स्टेटस होता है जैसे मान लीजिए कोई इंसान वो इंसॉल्वेंट है या दिवालिया है। दिवालिया का मतलब होता है कि उसने अपने पुराने डेट्स अभी चुकाए नहीं हैं, तो उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है बाई कानून के द्वारा, लीगल कोर्ट के द्वारा। तो उसको हम डिस्क्वालीफाइड पर्सन मानते हैं बाई लीगल स्टेटस। ठीक, तो ये चीज़ है यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेटस और लीगल स्टेटस की बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, मैं बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा फ्री कंसेंट का। ये भी एक एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है फ्री कंसेंट का। फ्री कंसेंट का मतलब होता है सहमति। फ्री मतलब स्वतंत्र और कंसेंट मतलब सहमति। देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। द कंसेंट क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। देखिए डेफिनेशन ऑफ कंसेंट क्या है, इट इज़ व्हेन 2 और मोर पर्सन्स एग्री अपॉन द सेम थिंग्स इन अ सेम सेंस। सेक्शन 13 के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई कंसेंट की। कंसेंट का मतलब होता है कि दो लोगों ने आपस में सहमति की है एक चीज़ के ऊपर, और सेम सेंस होना चाहिए उस चीज़ के ऊपर, सेम सहमति बनी हुई, एक जैसी सहमति बनी हुई हो। ठीक, और फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि आपका जो फ्री कंसेंट की जो डेफिनेशन है वो 14 में दी हुई, सेक्शन 14 में, इट्स विच सेज द कंसेंट इज कंसिडर्ड फ्री कंसेंट व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड और अफेक्टेड बाय फॉलोइंग। अगर इन सब चीज़ों से फॉलोइंग से वो अफेक्टेड नहीं है तो उसको हम फ्री कंसेंट मानेंगे। जैसे कोर्शन, अगर कोर्शन है आपके साथ तो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। कोर्शन का मतलब होता है कि यूजिंग फोर्स टू कंपेल अ पर्सन। आपने किसी व्यक्ति को फोर्स किया है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, आपने फोर्स किया है अगर सेक्शन 15 के तहत, तो आपका जो कंसेंट है वो फ्री नहीं माना जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आपने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर एक इंसान को दबाकर आप उससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया सेक्शन 16 के अंदर। वन पार्टी इज़ अ पोजीशन टू डोमिनेट। ठीक, अथॉरिटी अगर है उसके पास में, तो वो जैसे आप टीचर और स्टूडेंट का मान लीजिए और मैनेजर और एम्प्लॉय का मान लीजिए, तो वो जो पोजीशन होती है उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस मानते हैं। हर बार नहीं होता, लेकिन अगर ये चीज़ आती है तो वहाँ पर उस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट आपका फ्री कंसेंट के तहत बेकार हो जाता है, वॉइड हो जाता है। ठीक, इसके बाद में आता है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब आप सभी जानते हैं, आपसे कुछ धोखाधड़ी की गई है, ट्रूथफुलनेस नहीं बताई गई, फैक्ट चेक नहीं किया गया है, फॉल्स स्टेटमेंट की गई है आपके साथ में, तो ये चीज़ें डेलिबरेटली की जाती है, तो उसको हम कह देते हैं डेलिबरेटली मतलब जानबूझ कर किया जाना, तो ये फ्रॉड हो जाता है सेक्शन 17 के तहत। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपने डेलिबरेटली नहीं किया है, कई बार हो सकता है गलती से हो जाता है, इसको मिस्टेक भी बोलते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन 18 में दी गई है। इसमें क्या होता है, फॉल्स, इनएक्यूरेट एंड इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। आपके साथ में कुछ धोखाधड़ी, जैसे मान लीजिए आपको देखिए दोनों तरफ से हो सकता है, आपसे हो सकता है और अगले इंसान से भी। मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 पर्सन्स होती हैं, 2 पार्टीज़। मिस्टेक बाय लॉ हो सकती है, अगर आपको लॉ के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको कहा जाएगा मिस्टेक की है, आपने लॉ की चीज़ें नहीं समझी है। मान लीजिए आप एक्ट नहीं समझते हो, ये चीज़ आपको पता ही नहीं थी, तो मिस्टेक ऑफ लॉ हो जाती है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स भी हो जाता है कई बार कि आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स 2 तरह के मिस्टेक्स होती हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको और भी पढ़ना चाहिए अगर आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर नेट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा हम अगला टॉपिक जो है हमारा वो है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि हम कब मानते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट वो डिस्चार्ज हो गया, ख़त्म हो गया है। ठीक, तो डिस्चार्ज के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट सर्टन ऑब्लिगेशन ऑन वन और मोर पार्टीज। देखिए क्या होता है, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हम आपको बुक बेच रहे हैं। ठीक, तो बुक बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आप मतलब मान लीजिए आपको बुक मिल गई और मुझे पैसे मिल गए, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो जाता है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। द डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हैपन्स व्हेन द ऑब्लिगेशंस कम्स टू एन एंड। ऑब्लिगेशन जो है सारी खत्म हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज हो गया है ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो इसके वेरियस वेज हो सकते हैं। पहला है हमारा डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, जो भी है मैंने आपको बताया कि समझाया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑब्लिगेशन है पूरी कर दो, तो परफॉर्मेंस कर दो, मतलब परफॉर्मेंस पूरी कर दो, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, आपने एक एग्रीमेंट किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए आप नए एग्रीमेंट करते हो, तो उसको हम उन सारों को हम डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट बोलते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है सब्सटीट्यूट ऑफ ओरिजिनल और एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू वन। हम यहाँ पर नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं पुराने वाले को सब्सटीट्यूट करने के लिए, उसको हटाने के लिए, अब उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में, ठीक है, अल्टरेशन होता है, उसी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, कुछ टर्म्स चेंज कर लेते हैं। रिसेशन का मतलब होता है कि
हम यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है, कुछ चीज़ें जो है कैंसिल कर देते हैं, रिसेशन हो जाता है। रेमिशन का मतलब होता है हम एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस। हम यहाँ पर कुछ जैसे आपसे बोला गया था कि आप 10 चीज़ें हमको दीजिए, 10 रुपये दीजिए, तो आप कहते हो भैया 8 रुपये मान जाओ, तो 8 रुपये लेके जब कुछ लेस परफॉर्मेंस करके हम राजी हो जाते हैं तो उसको रेमिशन बोलते हैं। और वेवर इसका वही है कि हम गिविंग अप, सब कुछ गिव अप कर देते हैं, फॉर सब कुछ जाने देते हैं, तो उसको हम वेवर कहते हैं। और फेवर करके हम कह देते हैं चलो ठीक कोई बात नहीं, हम अपना जो एग्रीमेंट है वो डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक, ये चीज़ हो सकती है। तो ये सारे डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट के एग्जांपल्स हैं या फिर टाइप्स हैं। ठीक है, इसके बाद में डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब क्या होता है, जब आपने मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट किया है और आप देख रहे हो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद देखा कि यार ये चीज़ तो हो नहीं सकती है, मतलब कि परफॉर्मेंस करना ही उस चीज़ को इम्पॉसिबल हो जाता है मान लीजिए कई बार। तो अगर तो इस वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कई बार होता है कि वो जो परफॉर्मेंस था वो स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल था, तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबिलिटी बाय इनिशियो, स्टार्टिंग से ही। और अगर बाद में तो आपको पता चलता है तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि लॉ में चेंज हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रक्शन हो गया, खराब हो गई चीज़, और कोई वॉर डिक्लेयर हो गई, ये सारे रीजन हो सकते हैं आपके परफॉर्मेंस ना कर पाने के। ठीक, तो ये भी एक तरह का डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के और भी टाइप्स हैं। इसमें डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि मान लीजिए टाइम निकल गया तो वो जो है आपका जो परफॉर्मेंस है वो नहीं हो सकता है, तो इसको हम डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम कहते हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफाइड पीरियड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का स्पेसिफाइड पीरियड दिया गया है, किसमें, लिमिटेशंस एक्ट 1963 में। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ऑफ लॉ, आपने ऑपरेशन कर दिया लॉ के, ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत कई बार होता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो नहीं हो सकता है, डिस्चार्ज हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए कि डेथ हो गई किसी की, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इन्वॉल्व पर्सनल स्किल और एबिलिटी। मान लीजिए उस इंसान की डेथ हो गई जिससे आपने कहा था कि आप ये काम हमको करके दोगे, और पता चला कि वो इंसान ही खत्म हो गया जो करने वाला था, आपको परफॉर्मेंस करने वाला था, तो वो इंसान की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी, और इसी तरह इंसॉल्वेंसी, अगर वो इंसान इंसॉल्वेंट हो जाए तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो गया, आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन हो जाए, ठीक, आपके मटेरियल में अल्टरेशन हो जाए, चेंजेस हो जाए, ठीक, अनऑथराइज्ड हो जाए, मतलब जो नहीं होना चाहिए तब वो हो गया। ठीक, और मर्जर हो जाए। मर्जर का मतलब होता है कि इन्फीरियर और सुपीरियर राइट्स होते हैं वो कंसाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी पोजीशन पे तो, ठीक, जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी ज्वाइन की थी लोअर पोजीशन पे, ठीक, और वो आपको प्रमोशन मिल गया और आप हायर पोजीशन पे चले गए, तो आपकी जो लोअर पोजीशन की जो कॉन्ट्रैक्ट थी वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये होता है, इसका एग्जांपल है। ठीक है, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है कि आपने ब्रीच किया है, कुछ गलत चीज़ें की हैं। व्हेन पार्टीज फेल्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस स्पेसिफाइड, मतलब अब टाइम के अंदर और टाइम और प्लेस के हिसाब से आपने जो ऑब्लिगेशंस थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कहा गया था वो आपने नहीं किया, तो इस चीज़ को माना जाता है कि आप ये एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, तो इस तरह से भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज माना जाता है। डिस्चार्ज बाय नॉन प्रोविजनिंग ऑफ फैसिलिटीज़, आपने ये भी एक तरह का है कि मान लीजिए आपने कुछ कहा था कि हम ये चीज़ करेंगे अगर आप ये कर दोगे, आप हमको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे तो हम ये चीज़ कर पाएंगे, और उस जो आपका जो नेक्स्ट पार्टी है उसने, जो अदर पार्टी उसने उसको आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की, तो आप उस फैसिलिटी नहीं मिलने के चलते आप ये कह सकते हो कि हम इसको नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये सारे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे, किस तरह से आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट का टॉपिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक, ये चीज़ सबसे आप याद रखिएगा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो जो एलिमेंट्स होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो नहीं होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको स्यूडो कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को स्यूडो कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। ठीक, ये जो लिखा हुआ है, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स लाइक ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। ठीक है, इसके फीचर्स देख लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके 3 फीचर्स हैं। राइट टू मनी होगा, सबसे बड़ी चीज़, इट यूजुअली राइट टू मनी, ये पैसे के रिगार्डिंग होता है ज़्यादातर। ठीक, इम्पोज्ड बाय लॉ, ये आपका एग्रीमेंट जो है, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप एग्रीमेंट नहीं करते हो लेकिन इम्पोज किया जाता है लॉ के द्वारा, आपको कानून जो है आपके ऊपर थोपता है ये चीज़, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके कानून आपके ऊपर थोपता है। स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही होता है ये चीज़, ये भी है, सबके लिए नहीं होता है, स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही होता है ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो इसके हम कुछ सर्कमस्टांसेस देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, आप एग्जांपल देखते होगे जब भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये देखते हो कि फाइंडर ऑफ द गुड्स, लेकिन उसके अलावा भी 3-4 और हैं, मतलब टोटल 5 सर्कमस्टांसेस, 5 स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं
जब हम देखते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लागू होता है या इम्पोज किया जाता है। सबसे पहला है नेसेसरी इज अप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप किसी इनकेपेबल, जैसे कोई माइनर है या फिर कोई बेसहारा इंसान है, उसको आप कोई नेसेसिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, ठीक, तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उस चीज़ का रीपेमेंट करे, रिम्बर्समेंट करे, ठीक। ये चीज़ है, इसका सेक्शन 68 में लिखा हुआ है। सेक्शन 69 में लिखा हुआ है द पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन का मतलब होता है कि अगर आप कहीं किसी को पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्टेड पर्सन को, उसके बिहाफ पर, ठीक है, तो आपको उसका पेमेंट मिलना चाहिए। मान लीजिए कि आपका दोस्त है, आपका एक किसी नेक्स्ट पर्सन का ऋण नहीं चुका पा रहा है और आपने चुका दिया उसका ऋण, ठीक, तो आपके फ्रेंड को आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं। मतलब थर्ड पार्टी ने, अगर आपने किसी को अपनी सुविधा के हिसाब से या फिर अपने कुछ ऑब्लिगेशन समझ कर आपने उसको कुछ सहायता करी है, आपकी सहायता करी, तो उस जिसकी सहायता हुई है वो इंसान आपको पेमेंट करेगा, तो ये उसके ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाएगी। ऑब्लिगेशन ऑन द पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। जैसे मान लीजिए आप किसी के नॉन ग्रेचुइटस एक्ट में सहायता कर रहे हो, तब भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उसका रिइंबर्समेंट करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पर आपको, अगर आप फाइंडर, अगर आपको कोई चीज़ या फिर आपको पैसे मिलते हैं, तो आपको ढूंढ कर उस इंसान के जिसके पैसे हैं आपको, या फिर उसकी चीज़ है जो आपको, तो उसको आपको लौटानी ज़रूरी होती है। और आपको यहाँ पर गुड्स की केयर करनी पड़ेगी। नो राइट टू एप्रोप्रिएट, यहाँ पर आपको बेचने का अधिकार नहीं है। रिस्टोर करो द गुड्स ऑफ ओनर फाउंड, अगर आपको ओनर मिल जाता है तो उसको जो है आपकी उस इंसान को वो गुड्स आपको लौटानी चाहिए, अगर आपको मिल जाता है वो इंसान, ठीक है। सेक्शन 72 के अंदर मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन, यहाँ पर क्या होता है, सिंपल चीज़ है। अगर आप मान लीजिएगा आपके UPI पेमेंट में, आप पर बैंक अकाउंट में या फिर आपको कहीं से भी कोई अनवांटेड अकाउंट, मतलब अनवांटेड मनी मिल जाती है आपको कहीं से, मिस्टेक से किसी ने आपको भेज दी। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको मिस्टेक से 10,000 रुपये भेज दिए, ठीक, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप उस फ्रेंड को आप पैसे वापस करोगे, ठीक। तो ये लीगल राइट, उसका राइट बन जाता है कि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये देखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यही था ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।